हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसी चल रही है पढ़ाई? तो लास्ट क्लास में हमारा मैट्रिक्स मेथड रह गया था और यही हमारा लास्ट टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का, और फिर हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं जो आज टारगेट रख रहा हूं बच्चों, एक तो मुझे मैट्रिक्स मेथड कराना है आप लोगों को, और एक दो छुटपुट सी चीजें बतानी है। फिर हमारा चैप्टर वैसे तो कंप्लीट हो चुका है, बट छुटपुट सी चीजें बताना मतलब कि वो इतना रेलिवेंट नहीं है। क्लियर है? हमने ये चैप्टर बहुत अच्छे से करा है। और रही बात स्टडी मटेरियल की, आईसीआई की, तो स्टडी मटेरियल का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो। मैंने बहुत ही अच्छे से चैप्टर कराया बच्चों, ठीक है? आप सेल्फ कर सकते हैं। 2-3 क्वेश्चंस मैं आपके सामने रीड कर लूंगा। क्लियर है बच्चों? तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का टॉपिक मैट्रिक्स मेथड। और एक बात और बता दूं, जैसे बच्चों क्रैमर्स रूल था, वैसे ही मैट्रिक्स मेथड मैट्रिसेस की एप्लीकेशन है। क्लियर है? तो ऑब्वियसली जैसे क्रैमर्स रूल में मैंने आपको बताया था कि लेंथी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, सिस्टम फॉर कंसिस्टेंसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ऐसे ही मैट्रिक्स मेथड में भी कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, लेंथी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। बट एक क्वेश्चन मैं बच्चों आपको करा के चलूंगा, जिससे कि आपको एटलीस्ट पता तो लगे कि मैट्रिक्स मेथड होता क्या है। तो आपके सामने 3 इक्वेशंस ले रहा हूं मैं। वैसे तो 2 भी हो सकती हैं जिसमें x और y होगा, बट एक्स वाई जेड वाली इक्वेशंस ले रहा हूं मैं। a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। ये तो हमारी बच्चों इक्वेशन 1 आ गई। a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। और वो तो आपको भी तो पता ही था कि जिन इक्वेशंस में राइट हैंड साइड जीरो होती है, मतलब d1 d2 d3 की वैल्यू जीरो होती है, उन्हें होमोजेनियस इक्वेशंस बोलते हैं। a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। तो बच्चों ये 3 इक्वेशंस हो गई, 3 अननोन। क्रैमर्स रूल तो आपको पता ही है। अब आते हैं मैट्रिक्स मेथड। इसमें क्या होता है, अब बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। पहला स्टेप हो सकता है कि आपको फर्स्ट टाइम में क्लिक ना करे। दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज। अब देखो मैं इसे कैसे लिख रहा हूं। a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ये मतलब हॉरिजॉन्टल मान लो मैट्रिक्स है, वर्टिकल 3x3 ऑर्डर के एक वर्टिकल इनटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आप कहेंगे कि सर ये आया कैसे? देखिए, जो ऊपर 3 इक्वेशंस हैं, क्या मैं उन्हें इस फॉर्म में लिख सकता हूं? देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3x3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3x1। तो नया ऑर्डर क्या आएगा? 3x1। तो अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो पॉसिबल है। और मल्टीप्लाई करके क्या आएंगे एलिमेंट्स? a1x फर्स्ट रो वर्सेस फर्स्ट कॉलम प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। क्लियर है? इक्वेट करेंगे तो मतलब अगर आप इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन को, तो बच्चों यही इक्वेशन बैठेगी। क्लियर है बच्चों? देख लो, आप इक्वेट कर लो। a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? थर्ड रो वर्सेस फर्स्ट कॉलम a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। तो जो ऊपर वाली इक्वेशन है आप उसे इस फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो वही 3 इक्वेशंस आएंगी। अब बच्चों सुनिए, मेरे पास ये कोफिशिएंट की मैट्रिक्स तो नोन है, इसे हम मान लेते हैं बच्चों a। ये अननोन है, इसे हम मान लेते हैं x। और ये भी नोन है क्योंकि कांस्टेंट तो पता ही है, इसे हम मान लेते हैं b। सो बच्चों रिलेशन क्या आ गया? ax इज इक्वल टू b। अब मेरा टारगेट बच्चों यहां से क्या है? x निकालना। यही मैट्रिक्स की एप्लीकेशन है। क्लियर है? क्लास 10th में आप कैसे सॉल्व करते थे इन तीनों इक्वेशंस को? 10th में तो ऐसे तीनों इक्वेशंस थी नहीं, बट अगर मैं सॉल्व करने के लिए आपको बताऊं तो कैसे करते थे? मैंने सेकंड चैप्टर में ही बताया आप लोगों को। या तो एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यही होता है। वैसे हमने एलिमिनेशन से करा है। एलिमिनेशन से भी बहुत कम करे हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस ऑप्शन से करें। तो मैं कह रहा हूं कि इतने बड़े क्वेश्चंस आएंगे तो हम ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। क्लियर है? मैट्रिक्स मेथड या क्रैमर्स रूल से नहीं करने वाले। क्लियर है? चलो, अब ax इज इक्वल टू बी आ गया। मेरा टारगेट बच्चों यहां से क्या निकालना है? x निकालना है। तो a को हटाना पड़ेगा। a को हटाने के लिए इनवर्स का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट निकालेंगे।
क्या निकालेंगे बच्चों? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट आप लोगों को निकालना आता ही है, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। तो अगर डिटर्मिनेंट A 0 नहीं आता, मैं यही मान के चल रहा हूं कि अभी डिटर्मिनेंट A 0 नहीं है, क्योंकि पहले वो क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें डिटर्मिनेंट A 0 नहीं है, तो ऑब्वियसली A क्या होगी? अगर डिटर्मिनेंट A 0 नहीं है तो A क्या होगी? देन A इज, बताइए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर नॉन सिंगुलर है तो बच्चों क्या होगी? हेंस इन्वर्टिबल, मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया? जब वो इन्वर्टेबल है तो लेफ्ट मल्टीप्लाई बच्चों ए इनवर्स की दोनों साइड कर दो आप। ए इनवर्स में ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आएगा? और ये कैसे लगा? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स में उसके इनवर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आई आता है, सब बच्चों को पता है। और जो नंबर्स में बच्चों 1 होता है वो मैट्रिक्स में आई होता है, तो किसी भी मैट्रिक्स में आई की मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ये टेक्निक थी एक्स निकालने की। क्लियर हो गया? तो एक्स बच्चों क्या हुआ? ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स कैसे निकालते हैं बच्चों? एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, सभी को पता है। तो ये हमारी एक्स मैट्रिक्स निकालने की टेक्निक हो गई। और मैं एक क्वेश्चन आपको कराता हूं, देखो मेरी पूरी बात सुनिए। एक्स मैट्रिक्स निकालने के लिए मुझे बी मैट्रिक्स पता है, डिटर्मिनेंट पता है, अब मुझे एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसे एडजॉइंट निकालना नहीं आता हो, क्योंकि हमने पिछले टॉपिक्स में एडजॉइंट की प्रैक्टिस करी थी। एडजॉइंट ए क्या होता है बच्चों? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। क्लियर है बच्चों? तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें मैं आपको एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालना सिखाऊंगा। मैंने आपको पहले ही बोला कि एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालने वाले अगर क्वेश्चंस आते हैं क्रैमर्स रूल या मैट्रिक्स मेथड से, तो कुछ वो ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। क्लियर है? हम लेंथी प्रोसेस फॉलो क्यों ही करेंगे, बट जिस बच्चे को अगर ये पूरा प्रोसेस नहीं आता होगा वो कंडीशंस वो कंसिस्टेंसी समझ नहीं पाएगा। क्लियर है बच्चों? क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया, ठीक है, तो उसके बाद हम तो एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालेंगे, तो वो एक्स वाई जेड की वैल्यूज एक एक करके निकलेंगी। मतलब एक एक्स की वैल्यू आएगी, एक वाई की वैल्यू आएगी, एक जेड की, तो हम बोलेंगे सिस्टम इज कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। तो फिर मैं आपको याद कराऊंगा बच्चों कि यूनिक सॉल्यूशन बच्चों कब होता है? बच्चों यूनिक सॉल्यूशन तब होता है जब डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता। क्लियर है? तो उसके लिए एक क्वेश्चन मुझे आपको कराना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपके सामने। आज का पहला क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो बच्चों क्या है? मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। जैसे मैंने क्वेश्चन क्रैमर्स रूल से सॉल्व कराया था, ऐसे ही मैट्रिसेस से भी हम सॉल्व करते हैं। क्लियर है? मेरे पास इक्वेशंस हैं x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 7। मुझे मेरे साथ साथ सॉल्व करिएगा। x प्लस 3z इज इक्वल टू 11। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। एक बार मैं क्वेश्चन कंफर्म करता हूं बच्चों। x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 7, x प्लस 3z इज इक्वल टू 11, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है। मैंने शुरू में ही बताया था आज, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इसे बच्चों कैसे लिख सकते हैं? कोफिशिएंट की मैट्रिक्स आएगी 1 2 1, x का कोफिशिएंट 1, y है ही नहीं 0, z का 3, 2 माइनस 3 और z नहीं है 0, इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू राइट साइड 7 11 एंड 1। उसके बाद मैंने क्या टेक्निक बताई थी बच्चों? इसे हम लेट कर लेंगे a, इसे हम लेट कर लेंगे x, इसे हम लेट कर लेंगे b। तो बच्चों रिलेशन क्या बनेगा? ax इज इक्वल टू b। तो रिलेशन बन गया बच्चों ax इज इक्वल टू b। अब मेरा टारगेट वही
सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा आपके सामने। वैसे तो बच्चों एक्सपेंड उसके अलोंग करना चाहिए जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो। तो एक काम करते हैं बच्चों, मैं ना रो 3 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं। 2 लिखा, वो 2 पे साइन प्लस आता है क्योंकि यहां पर प्लस होता है ना, प्लस माइनस सब बच्चों को पता है। तो उसके बाद ये सॉल्व करके क्या आएगा, जिस रो या कॉलम में 2 आ रहा है उसे हटा दो, तो यहां मेरे हिसाब से 6 आएगा, फिर पॉजिटिव नेगेटिव प्लस 3 हो जाएगा। ये आएगा बच्चों 3 - 1 और तीसरा तो 0 है, तो 12 और ये 2 18 आया। एक बार कंफर्म करता हूं बच्चों, 18 ही है, ठीक है। 18 नॉट इक्वल्स टू 0, 18 नॉट इक्वल्स टू 0, तो हम क्या लिखेंगे, सो ए इज नॉन सिंगुलर। ए कौन सी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर, और ऑब्वियसली जब नॉन सिंगुलर है तो हेंस क्या है, इन्वर्टेबल। क्लियर हो गया। जब इन्वर्टेबल है तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो दोनों साइड आप बच्चों ए इनवर्स की लेफ्ट मल्टीप्लाई कर दो, ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स, मैट्रिक्स में उसके इनवर्स की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आई, और आई में किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी। अब मेरी जो मेहनत रहेगी बच्चों, ए इनवर्स जो है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए होता है। अब जो मेरी मेहनत है वो क्या निकालने में है बच्चों, एडजॉइंट निकालने में, ठीक है। अब मैं आपके सामने एडजॉइंट निकालूं या फिर मैं डायरेक्ट कॉपी भी कर सकता हूं अपने सॉल्यूशन से, जिससे कि टाइम बचेगा, क्योंकि आप लोगों को एडजॉइंट निकालना आता है। क्लियर है, ऐसे टाइम सेव होगा हमारा। डिटर्मिनेंट हम निकाल चुके हैं, बी मैट्रिक्स के बारे में मुझे पता है, तो चलो निकाल लेते हैं। थोड़ा टाइम लग भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, निकालते हैं। चलो पहले मैं ए मैट्रिक्स कॉपी कर लेता हूं जिसका मुझे एडजॉइंट निकालना है। ए मैट्रिक्स मैंने कॉपी करी, 1 2 1, ठीक है, 1 0 3 और 2 - 3 0, ठीक है। अब जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही कोफैक्टर एलिमेंट्स होंगे, C11 C12 C13 C21 C22 C23, आप लोग सेल्फ निकालिएगा खुद से। अब जिस रो या कॉलम में A11 आ रहा है उसे हटाओ, तो बाकी वैल्यूज की डिटर्मिनेंट, तो ये आ जाएगा +9, और इधर गए 0 - 6, तो ये साइन के हिसाब से +6 हो जाएगा, वैसे माइनस था, और ये आएगा -3, तो ये -3 रहेगा, और उसके बाद ये बच्चों कितना आएगा, 0 + 3 या -3 हो जाएगा। उसके बाद -2, और यहां आएगा -3 -4 -7 +7 हो जाएगा, और यहां पर होगा 6 3 - 1 2 माइनस के 2, और उसके बाद 0 - 2 -2। तो एक बार मैं कंफर्म कर लूं कि जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आई है, पहले मैं या तो डायरेक्ट एडजॉइंट ही निकाल लूं। एडजॉइंट आएगा 9 - 3, रो वाइज एलिमेंट बोल रहा हूं, 9 - 3 ट्रांसपोज करके, 9 - 3 -6, ठीक है। ये रो 1 के एलिमेंट्स, ठीक है। 6 - 2 -2, 6 - 2 -2, ठीक है। उसके बाद -3 7 -2, -3 7 -2, बिल्कुल सही है बच्चों, हमारा एडजॉइंट बिल्कुल सही है। तो एक्स मैट्रिक्स क्या होगी, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, इसे बाद में भी यूज कर सकते हैं। एक बात और सुनो, जो डिटर्मिनेंट है ना अपॉन में, वो एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट इनटू बी, वो बी के साथ भी मल्टीप्लाई हो सकता है, एडजॉइंट के साथ भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। ये आएगा एडजॉइंट, और फिर यहां पर बी मैट्रिक्स आएगी। तो अगर मैं थोड़ा सा ऊपर देखूं, एक मिनट, ठीक है, मैं ट्रांसपोज करके बच्चों डायरेक्ट लिख रहा हूं। 9 - 3 6 6 - 2 -2 -3 7 -2 -3 7 -2, और राइट साइड में जो डिटर्मिनेंट सॉरी मैट्रिक्स है
वो कौन सी बैठेगी? 7, 11 एंड 1। 7, 11 एंड 1। ठीक है। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3/3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3/1। तो बच्चों नया ऑर्डर क्या आएगा? सब बच्चों को पता है 3/1 मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस। और यहाँ A11 आएगा, A21 आएगा, A31 आएगा। ये प्रोसेस होता है बच्चों मल्टीप्लाई का। अब सभी बच्चे मल्टीप्लाई करिए फर्स्ट रो वर्सेस फर्स्ट कॉलम। तो क्या आएगा? एक मिनट। फर्स्ट रो वर्सेस फर्स्ट कॉलम। 9 7 जा 9 इंटू 7, तो कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। 9 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 11, ये माइनस में क्योंकि बीच वाली टर्म माइनस है, और फिर 6m प्लस। तो ये तो सॉल्व करके बच्चों 36 आ गया। उसके बाद सेकेंड रो वर्सेस फर्स्ट कॉलम। 6 इंटू 7 और 2 इंटू 11 और 2 इंटू 1। डायरेक्ट कैलकुलेटर की लीड नहीं है वैसे तो, चलो कोई नहीं। 3 इंटू 7 और 21, तो ये हो गया माइनस के 21 प्लस के 77 ना। माइनस के 21 प्लस के 77 माइनस के 2, 54 आ गया बच्चों। और 1/18 की मल्टीप्लाई बाय स्केलर का कॉन्सेप्ट सब बच्चों को पता ही है। किसी मैट्रिक्स में अगर आप कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक एलिमेंट में उस कांस्टेंट की मल्टीप्लाई होगी। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3। तो ऑन कंपैरिजन, क्योंकि एक्स मैट्रिक्स ये है, तो ऑन बाय कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी वी कैन से x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 3। तो बच्चों एक सॉल्यूशन आया नहीं आया? ठीक है, एक सॉल्यूशन आया। तो मैं यहां पर केस कंडीशंस और ये आपको निकालना भी आ गया, सॉल्व करना भी आ गया। तो बच्चों अब आप हेडिंग लिखिए जो कि मोस्ट रेलेवेंट है आपके लिए, कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी अंडर मैट्रिक्स मेथड। कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी। तो बच्चों क्या है? अगर डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं होता, ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है, ये बनता है शुरू में ax इज इक्वल टू b। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं होता, देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। बच्चों यूनिक सॉल्यूशन निकलता कैसे है? x इज इक्वल टू a इनवर्स b। बताइए आपको, x की लेफ्ट में a है तो b की भी लेफ्ट में जाएगा इनवर्स होके। उसके बाद का प्रोसेस आप बच्चों को पता ही है, एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? सब बच्चों को क्लियर हो गया? इसके बाद सुनिए बच्चों, इसमें एक स्पेशल केस क्या है? डिटर्मिनेंट ए तो 0 नहीं, ठीक है, और सपोज होमोजीनियस इक्वेशन है, मतलब बी मैट्रिक्स क्या है? 0। 0 मतलब O। बी मैट्रिक्स क्या है? O। तो ऑब्वियसली किसी भी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली क्या आएगा? नल मैट्रिक्स। क्लियर है? तो बताओ, ऊपर तो हो गया नल मैट्रिक्स, तो फिर ये 0 0 0 आएगा नहीं आएगा? तो कंपेयर करेंगे इससे, तो उस केस में एक्स वाई जेड की वैल्यू बच्चों क्या आएगी? 0। तो क्या समझे बच्चों आप कि अगर डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं है, बट एडजॉइंट ए इंटू बी नल मैट्रिक्स है, देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट with unique trivial solution। क्लियर है बच्चों? केस 2, ax इज इक्वल टू बी के बारे में तो आपको पता ही है, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 हो जाता है, और ध्यान से सुनना एक मिनट, मैं आपको प्रूविंग के साथ बता रहा हूं। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 हो जाता है तो मैट्रिक्स ए जो है वो इन्वर्टिबल नहीं है। क्लियर है? मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इन्वर्टिबल नहीं है, तो उस केस में इनवर्स की मल्टीप्लाई तो आप करेंगे नहीं। आप एक काम करिए, दोनों साइड एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई करिए। मैं आपको रिजल्ट प्रूव करवा रहा हूं। और एडजॉइंट ए की ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट ए इंटू आई आएगा।
और आई की किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो लेफ्ट साइड तो बच्चों खत्म ही हो जाएगी, और एडजॉइंट ए इंटू बी पे डिपेंड करता है कि ये दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे। तो अगर डिटर्मिनेंट ए 0 हो जाता है बट एडजॉइंट ए इंटू बी नल मैट्रिक्स नहीं आता, तो बच्चों ये 0 हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा, और ये ओ नहीं होगा, तो बराबर नहीं आएंगे। तो इसका मतलब x कुछ भी हो, x कुछ भी हो, ये बराबर नहीं आएंगे। तो बच्चों ध्यान से सुनो, अगर डिटर्मिनेंट ए 0 होता है, क्लियर है, तो हम एडजॉइंट ए इंटू बी फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट ए इंटू बी अगर बच्चों क्या है, नल मैट्रिक्स नहीं है, देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, दैट इज नो सॉल्यूशन। तो मैट्रिक्स मेथड में बच्चों नो सॉल्यूशन कब होता है, जब डिटर्मिनेंट ए 0 होता है बट साथ के साथ एडजॉइंट ए इंटू बी नल मैट्रिक्स नहीं होता। क्लियर है। अब दोबारा आ जाओ केस थर्ड पर, यहीं पर ही आपको पता है कि डिटर्मिनेंट ए इंटू एक्स इसके इक्वल है एडजॉइंट ए इंटू बी के। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 है और एडजॉइंट ए इंटू बी नल मैट्रिक्स है तो ये बराबर हो जाएंगे, एक्स कुछ भी हो। तो बात सुनिए, अगर कि पहले केस में क्या पढ़ा था हमने, अगर डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं आता तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 होता है तो एडजॉइंट ए इंटू बी फाइंड करेंगे। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी नल मैट्रिक्स नहीं आता तो नो सॉल्यूशन। अगर नल मैट्रिक्स आ जाता है देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट with infinitely many solutions। तो बच्चों ये हमारा मैट्रिक्स मेथड पूरा हो गया। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट तो नहीं रहा होगा, ठीक है। तो कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी में बस आपने ये देखना है कि अगर डिटर्मिनेंट ए 0 हो जाता है, क्लियर है, तो नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो किस पे डिपेंड करेगा, एडजॉइंट ए इंटू बी पे। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी नल मैट्रिक्स आ जाता है, अगर एडजॉइंट ए इंटू बी नल मैट्रिक्स आ जाता है तो मेनी सॉल्यूशन, और अगर नल मैट्रिक्स नहीं आता तो नो सॉल्यूशन। और पहला केस तो वही है कि अगर डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक ट्राइवल कब होगा, जब डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं है बट एडजॉइंट ए इंटू बी नल मैट्रिक्स है। तो उस केस में एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 0। हम बोलेंगे यूनिक ट्राइवल सॉल्यूशन। क्लियर है इतना बच्चों। तो हमारा बच्चों मैट्रिक्स मेथड पूरा हो गया और ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट डन, कुछ नहीं बचा इसमें। अच्छा, अगर मैं स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस अगर आपके सामने रखूं तो सब चीजें हमने पढ़ी रखी हैं। स्टडी मटेरियल का अगर हम पहला क्वेश्चन देखें, ठीक है, पहले तो इन्होंने पूछा है, ये भी हमने कर लिया, एक मैट्रिक्स है जिसके 16 एलिमेंट्स हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे। तो ये फर्स्ट डे ही कर लिया था हमने। पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, एक रो में 16 एलिमेंट्स प्लेस कर लो, 1/16, 2/8, 4/4, 8/2, 16/1। तो ये उस जिसमें 16 एलिमेंट है तो उस मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए। आगे, ट्रांसपोज ऑफ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज अ। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम नहीं होते, ठीक है। मान लो 2/3, 3/5 इस टाइप से ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो ऑब्वियसली उसका ट्रांसपोज क्या होगा, उसका ट्रांसपोज का ऑर्डर, उस मान लो 3/2 एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज का ऑर्डर 2/3 हो जाएगा, तो वो भी रेक्टेंगुलर ही रहेगी। क्लियर है। उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ अ रो मैट्रिक्स, एक रो मैट्रिक्स है उसका आप ट्रांसपोज कर रहे हैं। कोई भी एग्जांपल ले लो आप, मान लो 1 2 3 -4, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बच्चों, एक रो है 4 कॉलम है, तो इसका ट्रांसपोज कर दोगे तो वो कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी 1 2 3 4, क्योंकि उसका ऑर्डर हो जाएगा 4/1। तो ये तो बेसिक बातें हैं।
उसके बाद दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कब डिफाइंड होगी, मतलब ए इंटू बी डिफाइंड कब होगा, इफ नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट 0 है तो वो मैट्रिक्स क्या होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स, अदरवाइज नॉन सिंगुलर। ठीक है, इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है इसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर हो। तो बच्चों ये आपके सामने मैं पढ़ रहा था तो आपको लग ही रहा होगा कि सारा का सारा पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, तो स्टडी मटेरियल का कुछ भी ऐसा पार्ट नहीं है, हमने बहुत एक्स्ट्रा ही करा है। तो स्टडी मटेरियल आपने सेल्फ करना है। फिर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9358668687, इस पे क्वेरी पूछ सकता है। एक तो बच्चों ये हो गया, और मैं क्या करा रहा था, देखो मैंने फंक्शन जब पेपर आपको कराना है तो उसमें ना मैं आपको एक फंक्शन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन मुझे डिटरमिनेंट नहीं मिल रहा है, वो फंक्शन से रिलेटेड है। तो थोड़ी सी एक बात बता देता हूं मैं, एक होता है फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहाँ पर नॉन मैथ स्टूडेंट्स भी होंगे तो इसलिए ग्राफ वगैरह के बारे में अभी नहीं बताऊंगा जब तक मैं उस फंक्शन के बारे में आपको नहीं बताऊं, बट थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देखो जैसे एक मॉडुलस फंक्शन होता है ना, जैसे दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताता हूं। एक होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक होता है मॉडुलस फंक्शन। दोनों के अपने अपने नोटेशंस हैं। इसका प्रेजेंटेशन ये है, ब्रैकेट एक्स बोलते हैं, और इसका प्रेजेंटेशन ऐसे है। ठीक है, तो इनका मतलब क्या होता है, मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि इनपुट कुछ भी करें, मॉड उस वैल्यू को प्लस कर देता है, मतलब प्लस वैल्यू को तो प्लस एज इट इज कर देगा। 8 का मॉड क्या होता है 8, माइनस 8 का मॉड क्या होगा 8, माइनस 10.27 का मॉड क्या होगा 10.27। तो मतलब मॉड का काम क्या है, जो नेगेटिव वैल्यू है उसे पॉजिटिव बनाना। क्लियर है, और जीरो का मॉड क्या होगा 0। बट ग्रेटेस्ट इंटीजर का काम क्या है, इसका मतलब होता है बच्चों जस्ट लेस और इक्वल इंटीजर। जस्ट लेस और इक्वल इंटीजर क्या मतलब है, अगर आप इंटीजर पुट करेंगे, इंटीजर तो सब बच्चों को पता ही है 1 2 3 4 5 6, पॉजिटिव इंटीजर, 0 न्यूट्रल, -1 -2 -3 नेगेटिव इंटीजर। तो 8 का ब्रैकेट बच्चों 8 होगा, और 8.27 का जस्ट लेस इंटीजर 8, 8.99 का जस्ट लेस इंटीजर 8, -1.27। अब रियल लाइन पे देखिए -0 -1 -2, तो -1.27 से लेफ्ट क्या होगा, जस्ट लेफ्ट क्या बैठेगा -2, तो लेस इंटीजर। तो -1 का ब्रैकेट क्या होगा -1। तो मतलब अगर इंटीजर पुट कर रहे हैं तो एज इट इज, नहीं तो छोटे वाले इंटीजर बाहर आएगा। क्लियर है या नहीं है, क्लियर है सभी बच्चों को। एक दो एग्जांपल और ले लो, जैसे -8.97 का ब्रैकेट क्या होगा -9, और 8.97 का ब्रैकेट क्या होगा 8, रियल लाइन पे लेफ्ट। क्लियर है ना, देखो आप -8 यहां आता है, -9 यहां आता है ना, तो -8.97 का ब्रैकेट क्या होगा, ऑब्वियसली -9। क्लियर है, तो थोड़ी बातें समझिए बच्चों। जीरो का ब्रैकेट क्या होता है, जीरो का ब्रैकेट जीरो इंटीजर है, 0 और 1 के बीच में जितनी भी वैल्यूज है 0.2 0.3 0.99, इन सभी में ब्रैकेट क्या होगा बच्चों 0। 1 पे 1 होता है, इसलिए यहां पर इक्वालिटी नहीं आई। 1 और 2 के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स, उन सब पे ब्रैकेट क्या होगा बच्चों 1। 2 और 3 के बीच में बच्चों जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सब पे ब्रैकेट क्या होगा 2। -1 और 0 जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सब पे ब्रैकेट क्या होगा -1। क्लियर है नहीं है। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन ले रहा हूं, हमें एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड डिटरमिनेंट फाइंड करनी है। तो मैं आपके सामने पूरी डिटरमिनेंट ले रहा हूं जो मुझे फाइंड करनी है। ये है ब्रैकेट x प्लस 1, ब्रैकेट x, ब्रैकेट x, ब्रैकेट y, ब्रैकेट y प्लस 1, ब्रैकेट y, ब्रैकेट z, ब्रैकेट z, ब्रैकेट z प्लस 1, ये दिया हुआ। अब इन्होंने एक इंफॉर्मेशन दी है, जो x लाई कर रहा है बच्चों -1 और 0 के बीच में लाई कर रहा है, और जो y लाई कर रहा है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, और जो z लाई कर रहा है वो 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। इस रेंज में जितनी भी वैल्यूज है -0 पॉइंट समथिंग वैल्यूज होंगी, उन सबका ब्रैकेट क्या होगा बच्चों
-1। इस रेंज में जितनी भी वैल्यूज होंगी 0 पॉइंट समथिंग होंगी, तो सबका ब्रैकेट क्या होगा 0। इस रेंज में जितनी भी वैल्यूज होंगी 1 पॉइंट समथिंग होंगी, उन सबका ब्रैकेट क्या होगा 1। तो ब्रैकेट x की जगह तो -1 रख दो, ब्रैकेट y की जगह 0 और ब्रैकेट z की जगह 1। तो डिटर्मिनेंट क्या बनेगा बच्चों, ब्रैकेट x की जगह -1 और 1 1 1 + 1। तो ये तो बहुत छोटा हो जाएगा सॉल्यूशन। देखिए 0 -1 -1 0 1 0 1 1 2, रो 1 के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं तो क्या आएगा 0 +1। तो ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करके क्या आ गया 1। तो मुझे रेलेवेंट लगा बच्चों, क्योंकि फंक्शन चैप्टर में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो है ही, तो इस टाइप का डिटर्मिनेंट आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है बच्चों? इस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम मैंने नहीं कराई। वो वर्ड प्रॉब्लम इसलिए नहीं कराई क्योंकि मुझे रेलेवेंट नहीं लगी। ठीक है बच्चों, वो रेलेवेंट नहीं है कि एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड आपके एमसीक्यू बने। क्लियर है? तो वर्ड प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं, फिर भी अगर मुझे किसी लेक्चर में रिवीजन में लगा तो मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, एग्जांपल्स हैं हमारे स्टडी मटेरियल में वर्ड प्रॉब्लम के, एक बार आप खुद से देख लेना, क्योंकि बेसिक्स तो आपको सब पता ही है। क्लियर है? तो हमारा चैप्टर एंड हो गया, टोटल चैप्टर एंड हो गया, चैप्टर 2 में कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, स्टडी मटेरियल जो है वो आपने सेल्फ करना है। ठीक है, सारा सारा स्टडी मटेरियल नहीं, सिर्फ मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट, क्योंकि ऑलरेडी वो पुराना तो मैं करा के रखा है मैंने आपको। ठीक है बच्चों, चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।